एक ऐसा बैंक डकैती कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। न गोलियां चली, न पैसा लूटा गया, न कोई मौत हुई, फिर भी लुटेरे ले उड़े 12 अरब। पुलिस चारों तरफ से घेराबंदी करती रही, स्नाइपर तैयार खड़े थे, मीडिया चिल्ला रही थी, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा था। आखिर कैसे बिना पैसा छुए इतनी बड़ी डकैती हो सकती है? ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये था दिमाग का खेल जिसने कानून को भी चकमा दे दिया। उस दिन वॉल स्ट्रीट की एक बैंक में 4 लुटेरे आए। उनका सरदार मजदूर का भेष बनाकर आत्मविश्वास से अंदर घुसा गया। उसने ताकतवर इंफ्रारेड से कैमरों पर निशाना साधा और निगरानी तुरंत बंद हो गई। इसी बीच कुछ साथी गेम वर्कर का भेष बनाकर पिछले दरवाजे से अंदर घुसे और उसे अंदर से लॉक कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड कुछ पूछने आया तो उसकी कमर पर बंदूक तान दी गई। साथियों ने बैंक के अंदर लोगों को काबू करना शुरू कर दिया, धुएं के बम फेंके और बंदूक दिखाकर धमकाया। आसानी से 50 बंधकों पर काबू पा लिया। बाहर मौजूद पुलिस ने जब बैंक के अंदर से धुआं उठते देखा तो वे आगे बढ़े, लेकिन लुटेरे डरे नहीं, बल्कि खुद दरवाजा खोलकर कह दिया कि बैंक लूट हो रही है, जल्दी पुलिस बुलाओ। फिर लुटेरों ने बंधकों के मोबाइल और चाबियां छीन ली। सभी चुपचाप मान गए। सिर्फ बैंक मैनेजर ने चालाकी की और कहा कि आज मोबाइल घर पर भूल आया हूँ। लुटेरे ने बैंक कर्मचारी का फोन निकालकर नंबर मिलाया और ऑफिस में फोन की घंटी बज उठी। मैनेजर घबरा गया। उसे लगा कि फिल्मों की तरह अब उसे गोली मार दी जाएगी, लेकिन लुटेरों ने उसे नहीं मारा, बस कमरे में ले जाकर पीटा। हालांकि किसी की जान नहीं ली, लेकिन इतनी पिटाई काफी थी बंधकों को डराने के लिए। फिर सभी बंधकों से कपड़े उतरवाकर उन्हें लुटेरों जैसी ड्रेस पहनाई गई और उन्हें 10 समूहों में बांटकर अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। इस बीच बड़ी संख्या में पुलिस पहुंच गई, पूरी इमारत को घेर लिया, यहाँ तक कि नालियों तक की जांच की गई। स्नाइपर तैयार थे। आज लुटेरों के बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस ऑपरेशन का निर्देशन कर रहे अधिकारी ने किसी भी जल्दबाजी कदम से बचाव किया, क्योंकि अंदर 50 बंधक थे। अफरा तफरी में एक बंधक को दिल का दौरा पड़ा, जिसे लुटेरों ने बाहर जाने दिया। इस घटना से अधिकारी को लगा कि लुटेरे निर्दयी हत्यारे नहीं हैं, शायद उनसे बातचीत की जा सकती है। उसने फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन लुटेरों ने कोई जवाब नहीं दिया। ब्लैक गांव को अंदर की स्थिति और लुटेरों की मंशा समझ नहीं आ रही थी। वह बाहर खड़ा सिर्फ बेचैन होकर इंतजार कर सकता था। तर्क के अनुसार अब जब लुटेरे हावी थे, उन्हें योजना के मुताबिक पैसा लूटना चाहिए था, लेकिन उनका अगला कदम हैरान करने वाला था। उन्होंने तिजोरी की ओर देखा, अंदर ढेर सारा पैसा था, फिर भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर कीमती सामान से भरे निजी लॉकर देखे, वहां भी रुचि नहीं ली। आखिर में वे एक ऐसे स्टोर रूम में गए जहां कोई कीमती चीज नहीं थी, और वहीं उन्हें दिलचस्पी लगी। लुटेरे होकर भी पैसों में दिलचस्पी न होना, जैसे उन्हें अपने पेशे की भी परवाह न हो। उन्होंने रैक हटाए और जमीन पर जोर जोर से तोड़फोड़ शुरू की। हर वार के साथ फर्श में एक बड़ा छेद बनने लगा। क्या वे भागने के लिए कोई सुरंग खोदना चाहते थे? उधर पुलिस पहले ही उलझन में थी। तभी लुटेरों ने एक और बंधक को बाहर भेजा। उसके शरीर पर एक बड़ा बक्सा टंगा था, कहीं उसमें बम न हो। इस डर से पुलिस ने बहुत सावधानी से उसे खोला। अंदर लुटेरों की चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, रात 9 बजे तक 2 गाड़ियां और एक हेलीकॉप्टर तैयार रखो, सभी में पूरा पेट्रोल भरा हो, हर 1 घंटा देरी पर एक बंधक को मार दिया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि बैंक में बम लगा चुके हैं, अगर जबरदस्ती हमला किया गया तो उन्हें तुरंत उड़ा दिया जाएगा। इतनी अत्यधिक मांगे मानना पुलिस के लिए संभव नहीं था। फ्रे ने सलाह दी कि समय खींचा जाए और लुटेरों को खुद बातचीत के लिए आने दिया जाए, ताकि वे पुलिस की रणनीति न समझ सके। इसी बीच लुटेरों ने फिर से मुख्य दरवाजा खोला। 2 लुटेरे उसी जैसे कपड़े पहने एक बंधक को पकड़कर बाहर लाए। उस बंधक ने पुलिस को एक पर्ची दी जिसमें लिखा था कि उन्हें तुरंत 50 लोगों के लिए पानी और खाना चाहिए। मौका आखिर आ ही गया। फ्रे ने अपने लोगों से खाने के डिब्बों में गुप्त सुनने वाला यंत्र लगवाया और खुद खाना लेकर अंदर गया। यहीं पहली बार उसे लुटेरों के सरदार से सामने सामने बात करने का मौका मिला। ठीक है, उम्मीद है पिज्जा ठीक होगा, शायद थोड़ा ठंडा हो। सुनो, जब चाहो फोन उठाकर मुझसे बात करो, ये सीधा लाइन है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फ्रे ने बातचीत के जरिए कुछ काम की जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन लुटेरों का सरदार बहुत ही चालाक और अनुभवी था। उसने किसी भी सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दिया। अब पिज्जा बॉक्स में छिपाया गया जासूसी उपकरण ही उनकी एकमात्र उम्मीद था। फ्रे अपनी टीम के साथ बैंक के अंदर हो रही हर बात को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन लुटेरे पूरी तरह विदेशी भाषा में बात कर रहे थे, जिसे वे बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। फौरन मुख्यालय से भाषा विशेषज्ञ को बुलाया गया, मगर वह भी सुनकर हैरान रह गया। तभी फ्रे के दिमाग में एक विचार आया। न्यूयॉर्क में दुनिया भर के लोग रहते हैं, शायद सड़क पर ही कोई इस भाषा को समझ ले। उसने अपने लोगों को आस पास घोषणा करने को कहा। तभी एक व्यक्ति ने बताया कि शायद यह अल्बानियाई भाषा है। हालांकि वह खुद पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी पूर्व पत्नी अल्बानियाई थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था। फ्रे ने उससे अनुरोध किया कि वह अपनी पूर्व पत्नी को मदद के लिए बुलाए। जब वह महिला स्थल पर पहुंची तो सबसे पहले उसने फ्रे को एक पूरा थैला जुर्माने की रसीदों का थमा दिया
और कहा कि पहले इनका समाधान करो तभी मदद करूंगी। हालात गंभीर थे, इसलिए फ्रे ने अस्थायी सहमति दे दी। लेकिन जैसे ही महिला ने रिकॉर्डिंग सुनी वह जोर से हंस पड़ी। असल में वह कोई लुटेरों की बातचीत नहीं थी, बल्कि पहले से रिकॉर्ड किया गया अल्बानियाई राष्ट्रपति का भाषण था। सबको बेवकूफ बनाया गया था। लुटेरे पहले ही समझ चुके थे कि पुलिस जासूसी की कोशिश करेगी। वे जानबूझकर ऐसा दिखा रहे थे जैसे उन्हें पुलिस सुन रही हो, ताकि समय बिताया जा सके। जैसा फ्रे को शक था, लुटेरे वाकई कोई बड़ी चाल चल रहे थे। हर 1 घंटे बाद वे कुछ बंधकों को अलग अलग कमरों में शिफ्ट कर देते ताकि उनके बीच का संबंध टूट जाए। पहचान छिपाने के लिए जब भी बंधकों को बदला जाता, उनमें से एक लुटेरा साथियों की मदद से बंधक जैसा दिखने लगता और उन्हीं के साथ रहता। इतना ही नहीं, वह कमरे में जानबूझकर उकसावा पैदा करता, कभी टोपी उतारता, कभी मास्क हटाता और दूसरे बंधकों को विरोध के लिए भड़काता। जैसे ही कमरे का माहौल गर्म होता, बाहर खड़े लुटेरे अचानक अंदर आते और उस नकली बंधक को खींचते हुए दूसरे कमरे में ले जाते। घसीटते वक्त वह जानबूझकर दर्द का नाटक करता ताकि बाकी बंधक डर जाए। फिर अंदर से आती चीखों की आवाज सुनकर बाकी बंधक पूरी तरह चुप हो जाते। उधर सरदार भी खाली नहीं बैठा था। वह अपने साथी के साथ बैंक की तिजोरी में गया और नंबर 392 के लॉकर के सामने रुका। एक खास उपकरण से उसने लॉकर खोला। ढक्कन उठाते ही अंदर एक गोपनीय दस्तावेज नजर आया जिस पर गंभीर आरोपों का चिन्ह लगा था। उसके नीचे करीब दर्जन भर काले बैग साफ साफ रखे थे और उनके अंदर, लॉकर के अंदर, सारे बैग हीरों से भरे थे। दूसरी ओर स्थिति को अपने हाथ से निकलते देख फ्रेजर ने अब खुद फैल करने की ठानी। उसने लुटेरों को फोन किया, लेकिन सरदार ने साफ चेतावनी दी, निर्धारित समय सीमा के अंदर सारी तैयारी होनी चाहिए, वरना बंधकों की जान खतरे में डाल दी जाएगी। फ्रेजर समय खरीदने की कोशिश करता रहा, क्योंकि जेट विमान को तुरंत उपलब्ध कराना आसान नहीं था। उसने शर्तें बदलने की बात की, लेकिन लुटेरे अडिग रहे। किसी भी समझौते की गुंजाइश नहीं दी। इसी बीच शहर के मेयर भी काफिले के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें मामले की बारीकियों से कोई मतलब नहीं था। उनका असली मकसद था कि मेडेलिन को किसी भी तरह बैंक के अंदर भेजा जाए। फ्रेजर मन से तैयार नहीं था, लेकिन मेयर के दबाव में उसे मानना पड़ा। उसने दोबारा लुटेरों के सरदार को फोन किया और बताया कि एक व्यक्ति उससे मिलना चाहता है। अचरज की बात यह थी कि मेडेलिन की सिर्फ 2 बातों पर ही सरदार ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। वह अकेली बैंक के अंदर गई। पूरी तलाशी के बाद उसे सरदार से मिलाया गया। मेडेलिन ने साफ शब्दों में कहा, तुम चारों तरफ से घिरे हो, पुलिस कभी भी तुम्हें विमान नहीं देगी। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, मेरे साथ सहयोग करो। उसने प्रस्ताव रखा कि तुम 3 साल की सजा काटोगे, फिर आजाद हो जाओगे और रिहाई के बाद $2 मिलियन भी मिलेंगे। बदले में उसे सिर्फ एक लॉकर में रखी चीज चाहिए थी। मेडेलिन को लगा ये सौदा उन्हें झुकाने के लिए काफी होगा, लेकिन सरदार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने एक कहानी सुनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकी नागरिक स्विस बैंक के लिए काम करता था। नाजियों से संबंधों का फायदा उठाकर उसने बहुत धन कमाया। निर्दोष लोगों की बर्बादी देखते हुए भी उसने उस काले धन से एक बैंक की स्थापना की। वही व्यक्ति था ओल्ड व्हाइट। सरदार ने नाजी चिन्ह वाला वही गोपनीय दस्तावेज दिखाया। मेडेलिन की सारी कठोरता एक पल में गायब हो गई। उसे समझ आ गया कि ओल्ड व्हाइट द्वारा मंगवाई गई चीज अब सरदार के लिए ढाल बन चुकी है। वह निराश लौट आई, लेकिन जैसे ही वह बाहर फ्रेजर के सामने आई, वह फिर से एक सख्त राजनेता के रूप में आ गई और कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। मामले की असामान्य घटनाओं ने फ्रेजर को और उलझन में डाल दिया। तभी फ्रेजर को अचानक समझ आया, अल्बानियाई राष्ट्रपति की रिकॉर्डिंग चलाना हो या विमान की मांग करना, सब कुछ सिर्फ समय बिताने की चाल थी। इसका मतलब स्पष्ट था कि अंदर कोई बड़ी योजना चल रही है। उसने फिर सरदार को फोन किया और कहा, विमान तैयार है, लेकिन उसे पहले बंधकों को सुरक्षित देखना होगा। सरदार मान गया। कुछ मिनट बाद फ्रेजर अकेले बैंक में प्रवेश किया। कड़ी तलाशी के बाद उसे बंधकों के कमरे की ओर ले जाया गया। दरवाजा खुला। अंदर सभी बंधक जिंदा थे, डरे हुए, थके हुए, लेकिन सुरक्षित। फ्रेजर ने एक एक चेहरे को गौर से देखा। सब सामान्य लग रहे थे। सरदार ने कहा, देख लिया, अब तुम्हारी बारी है अपना वादा निभाने की। लेकिन फ्रेजर की नजरें सिर्फ बंधकों पर नहीं थीं। वह कुछ और तलाश रहा था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की चाल, उनके कपड़े, उनकी आंखों की घबराहट, सब पर वह ध्यान दे रहा था। और तभी उसे एहसास हुआ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। असली चाल अब सामने आने वाली थी। धुंधली चांदनी की रोशनी में फ्रेजर ने देखा कि दर्जनों बंधक एक जैसे कपड़े पहने दीवार के सहारे जमीन पर बैठे थे। जो आज्ञा नहीं मान रहे थे उनके मुंह बांध दिए गए थे और हाथ पीछे बांध दिए गए थे। यही दृश्य उसके संदेह को मजबूत कर रहा था। अगर लुटेरे वाकई विमान से भागने वाले होते तो इतनी जटिल तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। उसने सरदार को 2 विकल्प दिए, या तो साथ चलकर शांतिपूर्ण
पूर्वक आत्मसमर्पण करो या फिर विशेष बल अंदर घुसकर कार्रवाई करेगा। लेकिन सरदार को पुलिस की कार्रवाई की सीमाओं की पूरी जानकारी थी। जब तक स्पष्ट खतरा या गंभीर हानि न हो, विशेष दल को हमला करने की अनुमति नहीं मिलती। उसने आत्मविश्वास से कहा कि वह मुख्य द्वार से बाहर निकलेगा, मगर अभी नहीं। निराश फ्रेजर वापस लौटने लगा। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसने अचानक लात मारकर सरदार को गिरा दिया और दोनों दूसरी मंजिल से लुढ़कते हुए नीचे आ गए। फ्रेजर ने उसका मास्क खींचने का प्रयास किया, लेकिन साथियों ने तुरंत हथियार तान लिए और उसे रोक दिया। हैरानी की बात यह थी कि सरदार भड़का नहीं। उसने कुछ कड़े शब्द कहे और फ्रेजर को जाने दिया। इससे फ्रेजर को यकीन हो गया कि लुटेरे बंधकों को मारने का इरादा नहीं रखते, उनका मकसद कुछ और है। उधर सरदार स्टोर रूम में गया और साथियों से पूछा कि काम में कितना समय और लगेगा। जमीन खोदते साथी ने कहा कम से कम 3 घंटे। इसी बीच फ्रेजर ने विशेष बल के कमांडर से मुलाकात की और बताया कि लुटेरे समय खरीद रहे हैं, वे मारने नहीं वाले, इसलिए राहत अभियान पर विचार किया जा सकता है। लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सरदार का फोन आ गया। उसने कमांड वाहन के कैमरे दूसरी मंजिल की ओर घुमाने को कहा। अगले ही पल एक बंधक को मार डाला गया। यह देख फ्रेजर आक्रोशित हो गया। वह बैंक के बाहर चिल्लाकर कारण पूछने लगा। सरदार ने कहा यह विमान समय पर न मिलने का नतीजा है, लेकिन फ्रेजर को यकीन नहीं हुआ। इस घटना के बाद उसका विश्वास पूरी तरह टूट गया। उसके वरिष्ठों ने ऑपरेशन की कमान विशेष बल के कमांडर को सौंप दी। 3 घंटे बाद कार्रवाई की योजना तैयार थी। एक पुलिसकर्मी ने फ्रेजर का समर्थन किया, लेकिन उसकी अनुचित टिप्पणी से फ्रेजर नाराज हो गया। उसी बात से उसे अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। वह तुरंत कमांड वाहन में लौटा और उस डिब्बे को खोला जिससे लुटेरों ने संदेश भेजा था। अंदर एक जासूसी उपकरण मिल गया। अब स्पष्ट था कि पुलिस की योजनाएं पहले ही सुन ली जाती थीं। फ्रेजर ने तुरंत कमांडर को कार्रवाई रोकने का संदेश दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। हमला शुरू हो चुका था। क्योंकि लुटेरे पहले ही योजना सुन चुके थे, वे पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने बाकी सारे धुआं बम छोड़ दिए, अराजकता फैला दी और फिर सभी बंधकों को कमरों से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और बंधकों में घुल मिल गए। जैसे ही पुलिस ने मुख्य दरवाजा उड़ाया, लुटेरे बंधकों के साथ हाथ ऊपर उठाए बाहर दौड़ पड़े। सबने एक जैसे कपड़े पहने थे, इसलिए पहचानना नामुमकिन था। पुलिस ने सभी को एक साथ काबू में किया। फ्रेजर भीड़ में सरदार को ढूंढता रहा, लेकिन उसकी आवाज तक नहीं मिली। फिर विशेष दल ने बैंक का कोना कोना छान मारा। हैरानी की बात यह थी कि तिजोरी में सारा नकद जैसा का तैसा रखा था, 1 पैसा भी नहीं लिया गया। यहाँ तक कि हथियार भी खिलौना निकले और जिस बंधक को मृत बताया गया था वह भी सिर्फ नाटक था। कोई हादसा नहीं हुआ था। मामला और रहस्यमय होता जा रहा था। अब सबसे बड़ा प्रश्न था, बंधकों में घुले मिले उन 4 लुटेरों को कैसे पहचाना जाए। फ्रेजर ने तुरंत सभी से पूछताछ की, लेकिन सबकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उन्हें बार बार कमरे बदले गए थे। 50 में से कोई भी चेहरा नहीं पहचान सका। तस्वीरें छपवाकर भी पहचान कराने की कोशिश हुई, पर 2 दिन तक कोई सुराग नहीं मिला। फ्रेजर को यकीन था कि कोई न कोई बारीकी छूट गई है, लेकिन ऊपर से मामला बंद करने का दबाव आ गया। वह हार मानने को तैयार नहीं था। बैंक में लॉकर उपयोग रिकॉर्ड खंगालते हुए उसे एक सुराग मिल गया। अगले दिन मेडेलिन फिर उसके पास आई और जांच रोकने की धमकी दी। फ्रेजर ने शांत चित्त से बातचीत रिकॉर्ड कर ली। मेडेलिन ने उसे भविष्य का ख्याल रखने की सलाह दी, पर वह नहीं झुका। जैसा उसे शक था, मामला खत्म नहीं हुआ था। दरअसल सरदार बैंक के स्टोर रूम की दीवार के पीछे बनाए गए गुप्त खांचे में छिपा हुआ था। लुटेरे समय इसलिए खींच रहे थे ताकि रैक आगे सरकाकर पीछे नई दीवार खड़ी कर सकें। फर्श में गड्ढा भी इसलिए खोदा गया था ताकि किसी को संदेह न हो। उनका लक्ष्य था ओल्ड व्हाइट के लॉकर में रखे हीरे और गोपनीय दस्तावेज की वजह से वह चोरी की रिपोर्ट भी नहीं कर सकता था, और यही उनकी सुरक्षा भी थी। एक दिन बाद बंधकों में मिले 4 लुटेरे रिहा कर दिए गए। संकेत पाते ही सरदार छिपने की जगह से बाहर निकला, दीवार ज्यों की त्यों कर दी और बेखौफ स्टोर रूम से बाहर आया। दरवाजे पर उसकी नजर फ्रेजर से मिली। फिर वह साथियों की गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। योजना पूरी तरह कामयाब रही। उधर फ्रेजर ने लॉकर 322 टावर खोला। अंदर एक कीमती कार्टियर हीरा था और एक पर्ची, अंगूठी के पीछे जाओ। गहन जांच के बाद फ्रेजर ने हीरे के पीछे छिपा सच उजागर किया और आखिरकार ओल्ड व्हाइट को उसके अपराधों की सजा दिलवाई।